आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन जो एक ऐसे राष्ट्रपति है रूस के जो काफ़ी बड़े तानाशाह भी हैं रूस में। रशिया में जो भी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, व्लादिमीर पुतिन का ही उसमें हाथ बताया जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या किया था कि जिससे आज वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। अभी तक 2012 से लेके अभी तक वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। जबकि यूएसए रशिया में तो अभी भी ऐसा है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐसा रूल था कि कोई भी वहाँ पे 2 साल तक 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है ना, तो अगर 2 बार जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, 8 साल समझ लीजिए, 4 साल का अगर मिला के अगर देखे तो उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ऐसा रूल था पहले वहाँ के। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूशन की में चेंजेस किए थे, काफी कुछ किया जिससे वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। इस वजह से काफी कुछ हुआ। हालांकि अभी अभी अमेरिका में भी सुनने में आया था, अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प ऐसे हल्ला कर रहा था कि है ना, हम प्रेसिडेंट बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस तरीके की बातें। अब व्लादिमीर पुतिन की थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और अभी तक का ताज़ा अपडेट क्या है वो बता दूंगा। तो मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल। ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे। व्लादिमीर 1952, 7 अक्टूबर 1952 कहाँ पैदा हुए थे? रशिया के यूएसएसआर के ग्रैंड पीटर्सबर्ग में, जो आज के रशिया में स्थित है। ग्रैंड पीटर्सबर्ग वही जगह थी जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे वहाँ पे जर्मनी ने उधर कब्जा कर लिया था और वहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उस समय रशिया नहीं था, आज का जो रशिया है वो रशिया नहीं था, उस समय वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर जो था वो था यूएसएसआर को, उसको मिला के वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज थी। 1991 में 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, माफ कीजिएगा, 1991 में 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, कि मतलब उसको मिला के 15 देश टूटे थे। रशिया, यूक्रेन, लिथुआनिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे और भी कंट्रीज थी बहुत सारी। तो ऐसे करके यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट भी हुआ था। अब व्लादिमीर पुतिन जब पैदा हुए थे, इनकी फैमिली काफ़ी गरीब थी। ये नॉर्मल फैमिली से ही आते थे, नॉर्मल फैमिली में आते थे। बहुत ज़्यादा गरीबी थी इनके घर में। इनके पिताजी जो थे वो नेवी में काम करते थे। रूस की व्लादिमीर पुतिन के वहाँ पे सोवियत की जो नेवी थी उसमें नौकरी करते थे, नेवी में, इंडियन नौसेना में, सोवियत की नौसेना में काम करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब सोवियत में, और जो उनकी माता जी थी वो फैक्ट्री पे काम करती थी, फैक्ट्री वर्कर थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब पेरेंट्स की उतनी कमाई नहीं थी, अब उतना खर्चा नहीं चल पाता था, काफ़ी गरीबी थी। और पढ़ाई में लेकिन वो भी उतने अच्छे नहीं थे। व्लादिमीर पुतिन भी साधारण एवरेज थे पढ़ने में। तो अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब व्लादिमीर पुतिन भी है ना, काफ़ी बड़े हो गए और उनको भी आर्मी में जाना चाहते थे। लेकिन उसके पहले उन्होंने केजीबी में अप्लाई किया। केजीबी जिसका मैंने बताया था कुछ दिन पहले, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी सोवियत की, उसने उसने वहाँ पे जाके उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन केजीबी ने उनकी अपील को ठुकरा दिया। केजीबी का ये कहना था कि केजीपी का जो ये कहना था कि 1970 में जो वहाँ पे जो वकालत की पहले उनको डिग्री लेनी पड़ेगी, कानून में उनको डिग्री लेना पड़ेगी। इस तरीके की बात केजीबी ने कही थी। अब ऐसे करके उनकी अपील को ठुकरा दिया और उन्हें नौकरी पे नहीं रखा गया। अब साल 1970 में उन्होंने फिर व्लादिमीर पुतिन ने इसकी डिग्री धारण करने के लिए एडमिशन लिया, लॉ की डिग्री के लिए एडमिशन लिया कॉलेज में। लॉ की पढ़ाई की 1970 से 1975 तक। 1975 तक उन्होंने काफ़ी सारे लॉ के बारे में काफ़ी नॉलेज ली, काफ़ी सारी पढ़ाई की, रिसर्च किया इस पे। फिर उसके बाद काफ़ी देशों में इनको भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने केजीबी में फिर काम किया था, तो उसके लिए फिर उनको यहाँ पे भेजा गया था, देशी कई सारे देशों में भेजा गया काम के लिए, कि वहाँ पे सब उनको बताया जाता था कि
किस तरीके से देश को काउंटर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरीके की सारी बातें बताई जाती थी, इस तरीके की सारी बातें बताते थे और इस वजह से वहाँ पे उनको उनको काफ़ी चीज़ें आती थी। अब आर्मी में रहते रहते इन्होंने जब सेना ज्वाइन कर ली, इनको आर्मी का भी काफ़ी अनुभव है, काफ़ी एक्सपीरियंस है कि किस तरह से युद्ध में लड़ा जाता है, सैनिकों को क्या हथियार चाहिए, सारी बातें बताई जाती है उनको, उनको सब चीज़ का नॉलेज है, आर्मी को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए आज वो बहुत बड़े प्रेसिडेंट बने हुए हैं रशिया के। और ऐसा क्या हुआ कि अब देखिए साल 1990 में क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली क्योंकि पॉलिटिक्स में वो जाना चाहते थे, उनको आर्मी से वो सुपर पावर बनना चाहते थे, वो रशिया के सामने पावरफुल होना चाहते थे। एक जैसे मिलिट्री ऑफिसर होता है कि जो काफ़ी पावरफुल होना चाहता है, हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि उस समय जब व्लादिमीर पुतिन जब छोटे थे तो वहाँ पे हर इंसान को आर्मी में अपनी 2 साल सेवा देना कंपलसरी होता था, 2 साल आर्मी में सर्विस देना। जैसे आज चीन में एकदम स्ट्रिक्टली रूल लगा दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने कि वहाँ के लोगों को वहाँ पे सर्विस तो देनी पड़ेगी आर्मी में कुछ टाइम के लिए। वहाँ पे नहीं तो बहुत सारे ऐसे रूल्स है कि उनको आर्मी में अगर नहीं दिया उन्होंने तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर अगर सरकार की तरफ से जेल भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसराइल में भी ये चीज़ थी पहले। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में फिर वो बने, उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वहाँ के राष्ट्रपति के दामाद जो थे उनकी काफ़ी दोस्ती हो गई उन लोगों की, और उन लोगों ने यूएसए में यूएसएसआर को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। यूएसएसआर उनको पुतिन को उन्होंने बताया कि देश को किस तरीके से विघटित करना चाहिए। 1991 आते आते रशिया सोवियत डिसइंटीग्रेट हो चुका था, पूरा सोवियत, जिसमें रशिया, यूक्रेन, लिथुआनिया जैसे कई सारे देश थे, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसी कंट्रियाँ थी। तो अब उसके बाद जब ये सोवियत संघ का विघटन होकर रशिया अलग देश बन गया तो उनके खिलाफ उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती थी कि देश को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए देश में, क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। इस वजह से उनका काफ़ी फेमस भी होते गए। अब देखिए साल 1992 में क्या हुआ कि इसराइल में रशिया में एक्चुअली क्या हुआ कि लगातार रूस में कई जगहों पे बम ब्लास्ट हो रहे थे इधर से उधर, 1 महीने तक काफ़ी कुछ चल रहा था। तो इसका इल्ज़ाम भी चैचन्य पे लगाया गया। चैचन्य एक जगह थी, वहाँ पे चैचन्य के लोग जो थे वो रशिया उन पे काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, काफ़ी चीज़ें हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि है ना, उन्होंने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन ने उन लोगों को हटाने के लिए रशिया में काफ़ी ब्लास्ट हुए, बम ब्लास्ट हुए, इधर उधर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, हमले वगैरह हुए। तो इस वजह से क्या हुआ कि रशिया में ये चैचन्य को हटाने की प्लानिंग की गई, कि इल्ज़ाम चैचन्य पे लगाया गया कि है ना, चैचन्य के लोगों ने यहाँ से हटने के लिए साजिश रचने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है कि जिसमें ब्लास्ट किया जा सके सभी कंट्रीज़ में, जिस तरीके के। और चैचन्य पे फिर उन्होंने कहर बरपाना शुरू कर दिया, कई जगहों पे कई लोगों की इसमें जाने गई, काफ़ी कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा, ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ। 1 साल तक ये चला और ये 1999 से 2000 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। रशिया में तो ऐसा है आज भी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास तो कोई ज़्यादा पावर रहती ही नहीं है, प्रेसिडेंट को ही सारी पावर रहती है। तो अब क्या हुआ कि रशिया के प्रेसिडेंट बन गए, माफ़ कीजिएगा, रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने व्लादिमीर पुतिन 1999 से 2000 तक। हालांकि इस समय भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी रिफॉर्म्स लाए बड़े बड़े, तो इस वजह से वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गए, जनता के आगे फेमस हो गए। तो फेमस होने की वजह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया, फिर 2004 तक प्रेसिडेंट रहे। हालांकि इस बीच उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन लिए, जैसे करप्शन के खिलाफ देश में क्या होना चाहिए उस पर ध्यान दिया, इकोनॉमी को कैसे सुधारना चाहिए कंट्री की, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हुई। तो 2004 में भी फिर उसके बाद सरकार बनी थी उनकी। अब 2004 में अब सरकार बनाई गई। अमेरिका के संविधान में जैसा रूल है कि वहाँ पे भी कोई 2 बार प्रेसिडेंट बनता है, उससे बाद नहीं बन सकता, वैसा रशिया में भी हुआ था। रशिया में भी पहले था ये कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वहाँ पे बदल दिया गया। 2008 तक फिर इलेक्शन लड़े। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हार गए तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए।
तो इस वजह से हुआ क्या कि 2012 तक तो अपने कैंडिडेट्स को लड़ने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स के साथ कि देश में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होना चाहिए, देश को क्या आगे के लिए होना चाहिए, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में बड़े लेवल पे इलेक्शंस करवाए उन्होंने, आर्मी से सबसे ताकत छीन ली, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया, संविधान में बदलाव कर दिया और 2012 से अभी तक प्रेसिडेंट है। और ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि 2026 तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब 2012 में राष्ट्रपति बने तो रशिया यूक्रेन का तो उस समय से ही काफ़ी समय तक चल रहा था कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है। 2014 में हालांकि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की बात की थी 2008 में। तो 2008 में जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की बात की थी तो हुआ क्या कि कई देशों ने इसको खारिज कर दिया। नेटो, यहाँ पे आपको बता दूं कि रशिया का दुश्मन देश है, रशिया का दुश्मन देश है और रशिया से वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो चाहेगा कि अगर रशिया अगर उसके देश में अगर मिल जाए अगर कोई, तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि अगर उस वजह से ये होगा कि रशिया का फिर उससे नाम खराब होगा और रशिया को जिससे दुश्मनी लेनी तो दुश्मनी हो जाएगी इस वजह से। तो रशिया ऐसे फिर वो रशिया को ये सब नहीं पसंद आता था। तो हालांकि 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद लेकिन पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। पीस एग्रीमेंट साइन करके उसमें बोला गया कि काफ़ी है ना उसमें चेंजेस किए गए और रशिया को समझाया गया कि ठीक है यूक्रेन का पार्ट दे दिया जाएगा। और नेटो के तहत इसमें कैसा हो गया है ना कि जैसे अगर कोई भी कंट्री है, मान लीजिए कोई भी अगर भारत पाकिस्तान देश है, अगर कोई भी अगर मान लीजिए जैसे कोई भी अगर नेटो में कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्री आती है, रशिया, यूक्रेन वगैरह वगैरह। तो अब नेटो में जितनी भी कंट्री है वो उनका ऐसा होता है कि अगर एक कंट्री ने अगर दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया तो वो पूरे नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा। उसमें ऐसा लिखा गया है। जैसे अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताया था, तो उस समय भारत ने सोवियत से ट्रीटी साइन करी थी। तो सोवियत से ट्रीटी साइन की थी, तो उस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, सोवियत ने क्या बोला था कि भारत पे अगर हमला करोगे तो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। ये पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान ने इसकी बात मानी नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो मानना ही पड़ा, वो अलग टॉपिक है, उसकी बात मैंने की हुई है उस वीडियो में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, तो वो देख लीजिएगा। तो फिर क्या हुआ कि अब ये ट्रीटी के तहत ये होता है कि अगर इसके तहत अगर कोई भी अगर हमला अगर माना जाता है तो इस वजह से काफ़ी कुछ हो नहीं पाया इसमें। 2021 तक के अंत तक आते आते उन्होंने भी ये कोशिश की थी व्लादिमीर पुतिन ने कि यूक्रेन रशिया के साथ मिल जाए वापस से। तब रशिया के कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव में काफ़ी कोशिश की थी, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत की गई, लेकिन कोई भी देखिए ऐसे तो राज़ी नहीं होगा इस तरह से मिलने के लिए। अगर किसी देश में जब कोई अलग देश है और अगर अपने हिसाब से अगर अच्छी किसी की इकोनॉमी चल रही है तो फिर कोई देश शामिल ही नहीं होगा देश में। वो पाकिस्तान की बात देखिए अलग है, पाकिस्तान के लोग हो सकते हैं शायद इंडिया में, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में तो कुछ होना जाना है नहीं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी कोशिश की, फरवरी में काफ़ी युद्ध की संभावना बढ़ रही थी, जनवरी फरवरी में, और पता चल गया था कि यूक्रेन पर रशिया कभी भी हमला कर सकता है। तो यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है, इस तरीके की बात हुई थी। लेकिन जो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने क्या बोला था कि युद्ध में अगर उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, वो रशिया गए थे, रशियन प्रेसिडेंट से काफ़ी बात की थी इस बारे में, काफ़ी कोशिश की थी कि युद्ध न हो, और उधर जो बाइडन गए थे और जो बाइडन चाह रहे थे कि युद्ध हो जाए। मतलब देखिए कहाँ कौन, फ्रांस ज़्यादा सही है या अमेरिका सही है, फ्रांस सबसे ज़्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस इस बारे में चाहता था कि है ना, फ्रांस ने ये बोला था कि कुछ कोशिश की थी कि युद्ध न हो, देश में किसी के साथ भी युद्ध न हो, सब शांति से रहें, फ्रांस का ऐसा कहना था। पर अमेरिका का ऐसा नहीं था, और अमेरिका तो आज भी सुपर पावर है। वो क्या है, अमेरिका की तो आदत है कि है ना, वो हर हथियार का जैसे जहाँ पे भी अगर उसको मौका मिलेगा तो वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब वो हर कंट्री को एक दूसरे को आपस में लड़वा देता है, सबको हथियार देता रहता है, फिर ज़्यादा होता है तो फिर है ना बातचीत करने के लिए बोलता रहता है कि चलो ठीक है नेगोशिएशन टेबल पे आ जाओ, इस तरीके की बात करता है।
अब देखिए अमेरिका का तो शुरू से वही है, आज भी है ना डोनाल्ड ट्रंप हल्ला करता रहता है कि है ना हम रशिया यूक्रेन युद्ध रुका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके का बयान देता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया अभी तक। हालांकि बात तो चल रही है अभी इस्तांबुल में रशिया रशिया के प्रेसिडेंट की से यूक्रेन की तो बात चल रही है। अब देखिए रशिया ने इधर हमला किया, अब उसके बाद यूक्रेन में 13,000 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद से 13,000 लोगों की जानें गई, उसके बाद आम लोग भी मारे गए, कई लोगों को अपना कई लोग बेघर भी हुए। देखिए यही होता है, अगर युद्ध होता है, अगर दो कंट्री के बीच में अगर सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं तो सोल्जर्स लड़ रहे होते तो फिर उसमें आम जनता पिसती है, क्योंकि आम जनता को कुछ पता नहीं होता है इस बारे में, कि आम जनता को अब उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से हमला होना है। अब आर्मी वाले देखते नहीं है कि कौन क्या है, किसके घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखता कोई, बस गोलियां चला देते हैं, ड्रोन से कहीं पे भी अटैक हो जाएगा, आप इधर घर पे आराम से बैठे हुए हो, कुछ हो जाए पता भी न चले। इस तरीके की बात, इस तरीके की चीज़ें होती है। आर्मी इन सब पे ज़्यादा आम लोगों को ध्यान नहीं देती है ऐसे में। तो अब काफ़ी काफ़ी कुछ हुआ इसमें, वॉर रुकवाने की कई बार कोशिश की गई, रशिया ने यूक्रेन ने समझौता करने की बात की गई, कितनी बार की समझौता कर लिया जाए देश में, लेकिन कोई इसके लिए तैयार हुआ नहीं। समझौते के लिए क्या हुआ कि अगर कोई तैयार क्यों नहीं हुआ, दूसरी कंट्रीज में आगे आ जाती थी, कभी यूरोपियन कंट्रीज। अभी हाल ही में अभी अभी 1 मार्च के दिन क्या हुआ था कि ट्रम्प और जेलेंस्की का काफ़ी झगड़ा हुआ था मीटिंग में, आपने सुना होगा। ट्रम्प और जेलेंस्की, अगर उधर ट्रम्प बोल रहे कि ये डील कर लो, ये जेलेंस्की उस बात पे नहीं मान रहे, तो ट्रम्प उल्टा सीधा बोल दे रहे, जेलेंस्की को भड़का रहे, बेइज्जत करके निकाल दिया था जेलेंस्की ने, माफ कीजिएगा जेलेंस्की बोल रहा हूँ, ट्रम्प ने बेइज्जत करके जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया था। सोचिए, ट्रम्प का ऐसे ही रवैया रहता है हर बार का। काफ़ी कोशिशें भी की गई थी युद्ध को रुकवाया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के यूरोपियन कंट्रीज ने प्रेशर डाला है रशिया के ऊपर कि अगर आपने अगर युद्ध नहीं रोका तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, काफ़ी कुछ हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, काफ़ी चीज़ें नुकसान भी होगा इस चीज़ से। तो इसलिए आप देख लीजिए आपको क्या करना है, अगर युद्ध रुक जाता है तो ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि 15 मई को रशिया यूक्रेन के जो अधिकारी है, रशिया ने अपने डिप्लोमेट्स को भेजा है यूक्रेन में बात करने के लिए। वहाँ पे अभी उनकी टर्की के इस्तांबुल में अभी बातचीत चल रही है कि अभी क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। सीज फायर पे अभी बात हुई है, एक बार का तो युद्ध विराम लगाया गया। अभी 9 मई को सोवियत की विक्ट्री परेड थी, सोवियत में हर साल विक्ट्री डे मनाया जाता है, आपको बताया था मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में के समय जो सोवियत ने जीत हासिल की थी उस पर वर्ल्ड वॉर विक्ट्री डे मनाया जाता है हर साल। तो विक्ट्री डे मनाया जाता है, तो उस वजह से विक्ट्री डे की परेड की वजह से इसको रोक दिया गया था 9 मई को, कुछ टाइम के लिए युद्ध को बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में प्रेशर आया यूरोपियन कंट्रीज का कि युद्ध बंद होना चाहिए, अब कुछ भी करके 3 साल हो चुके हैं क्योंकि, तो इस वजह से अभी बातचीत चल रही है। अब देखिए जैसा भी अपडेट आता है रशिया यूक्रेन युद्ध का कब खत्म हुआ था, तो उस बारे में मैं जैसा भी होगा बता दूंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलूंगा कल, तब जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।